खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सुनने में तो हमें ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं पंक्तियों को आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इन पंक्तियों को वास्तविक जीवन में एक नया रूप दिया है, एक सच करके दिखाया है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस चंद्रप्रभा कुशवाहा की, जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में 5 नौकरियां एक साथ हासिल करने का मुकाम रखा है। तो मिस चंद्रप्रभा कुशवाहा आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सुना है कि आप बैंकिंग सेक्टर जो ऐसे ही काफ़ी टफ सेक्टर माना जाता है और गवर्नमेंट बैंक्स में और 5 नौकरियां आपने हासिल कर रखी हैं, क्या ये सही है या बस मैंने ऐसे ही सुन लिया है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। तो कैसे भरोसा कर लिया जाए कि ये बात सच है? सच है क्योंकि रिजल्ट तो सबको शो होता है। आप मेरा रोल नंबर मैच कर सकते हो। अरे ठीक है। तो रिजल्ट ये कब की बात है? ये लगभग आपका रिजल्ट का सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये 5 रिजल्ट्स जो है 1 जनवरी को पहले आरआरबी का रिजल्ट आया, उसके बाद अप्रैल में पीओ का आया, आईबीपीएस का। एक सेकंड, सबसे पहला रिजल्ट आपका आरआरबी का ग्रामीण बैंक? यस। अच्छा, उसमें प्रथमा बैंक में 7 सिलेक्शन हुआ है आपका। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। पीओ मतलब कि बैंक के ऑफिसर्स जो होते हैं उनको शायद पीओ कहा जाता है, असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, तो जब सबसे पहला रिजल्ट आपने आया तो कितने सालों की मेहनत थी? 3 साल हो गए लगभग। अच्छा, तो ये 3 सालों में आप मेहनत करने के बाद इसके पहले भी आपने एग्जाम्स दिए होंगे, आपने फेलियर्स भी देखे होंगे। हाँ, इसके पहले भी मैंने एग्ज़ाम दिया, फेलियर भी काफ़ी देखा है। तो कैसा लगा आपको उस समय जब पहला रिजल्ट आया? तो उसमें क्या एक्सप्रेशन था, क्या फीलिंग आई थी? एक्सप्रेशन तो ऐसा लग रहा था कि ये जैसे क्या हो गया, इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी, वो जब अचानक से सामने आ गया तो बिल्कुल सारे एक्सप्रेशन मिक्स थे, सैडनेस भी, हैप्पीनेस, आंसू, सारी चीज़ें। तो सबसे पहला आपका आरआरबी का रिजल्ट आया, उससे कितने दिन बाद दूसरा रिजल्ट आया आपका? 1 जनवरी को आरआरबी आया, उसके बाद आरआरबी का 2 रिजल्ट, आपका दोनों रिजल्ट 1 जनवरी को आया। अच्छा। फिर आईबीपीएस, पीओ एंड क्लर्क के रिजल्ट आए हैं 1 अप्रैल को। हमारी तो एक नौकरी भी अगर लग जाए तो भी हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। इनका एक साथ 2 रिजल्ट आ रहा है एक दिन में, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद नहीं, जनवरी में आरआरबी आया और 2-3 महीने गैप के बाद फिर अप्रैल में वो। तो फिर अप्रैल में आपको कैसा लगा? फिर बहुत अच्छा लगा। आपको उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मेरा मीन्स भी अच्छा हुआ था और इंटरव्यू भी मैंने अच्छा दिया था, तो होप था बेस्ट के लिए। फिर उसके बाद अगला मतलब ये आपके 1, 2, 3, 4 सिलेक्शन हो गए, उसके अगला सिलेक्शन आपका 5वां कौन सा है? आईबीपीएस के रिजल्ट के कुछ दिन पहले आया था 29 को, UIICAO का रिजल्ट। UIICAO, ये भी ऑफिसर कैडर की जॉब है? हाँ। ये मेरे ख्याल से UIC यूनाइटेड इंश्योरेंस जो कहा जाता है, ये वो है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, तो ये बैंकिंग से थोड़ा हटके है। हाँ, तो इसमें आपको कैसा लगा 5वां रिजल्ट के बाद? इसमें तो मेरा फाइनल अभी इंटरव्यू मेरा ड्यू है, लेकिन होप कर रही हूँ बेस्ट के लिए। तो क्या हम समझ सकते हैं कि यहाँ ब्रेक लगने वाला है या आगे और भी चीज़ें हैं लाइफ में? अभी तो मैंने शुरुआत की है, आगे मतलब और भी मेहनत करनी है। ये नौकरियाँ नहीं चाहिए आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी चाहिए, लेकिन हर कोई अपनी ग्रोथ चाहता है, तो आगे के लिए मैं हमेशा रखना चाहूँगी खुद। तो मीन्स आप काफ़ी डाइवर्स लग रहा है आपका। यहाँ तो इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में एक नौकरी के लिए फ़ाइट करना ही एक ड्रास्टिक लगता है। काफ़ी डेलिकेट सिचुएशन है अपने कंट्री में इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसमें आपका प्रिपरेशन का दौर है, थोड़ा उस पर फोकस करते हैं हम। तो आपने अच्छा एक चीज़ और हमें बताइए कि आपने सबसे पहले रिजल्ट जाके किससे शेयर किया था, किससे बताया था? मैं अपनी दीदी के घर पे रह रही थी, तो उस टाइम दीदी थी, तो सबसे पहले मैंने उन्हें बताया था। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, फिर ऐसे धीरे धीरे सबको पता चला। तो ये अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड वाली जो फीलिंग आई है आपके अंदर, ये मतलब थोड़ा हम भी आप लोग के साथ लेना चाहते हैं, तो मतलब क्या हमारे व्यूअर्स को आप शेयर करना चाहेंगे कि ये फीलिंग मतलब अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड वाली फीलिंग कैसी होती है? मतलब ऐसा आप समझ लीजिए कि जितना भी लेट नाइट होता है, अर्ली मॉर्निंग जो भी आपके एफर्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें उस दिन लगता है कि हाँ वर्थ इट है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, और अब तो ऐसा कि आप सुकून की नींद सो रहे हैं, अब तो कोई बोलने वाला नहीं है, तो वाला मज़ा आ रहा होगा।
हाँ, ये फेस है, ज्वाइनिंग से पहले वाला फेस है, इसमें आपको क्या लग रहा है? एक्साइटमेंट है, कुछ नई एक्साइटमेंट नौकरी, है, नया ट्रेनिंग जॉब? के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। लोग तो एक नौकरी के लिए थ्रिल्ड रहते हैं, आपके पास एक टू बैग, एक ज्वाइन करना है, छोड़ना है, फिर ज्वाइन करना है, फिर छोड़ना है, आपको लग नहीं रहा कैसे कैसे जल्दी जल्दी सब हो हाँ, जाएगा? ये थोड़ी सी खुशी मुझे अलग से मिल रही है कि हाँ, मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मुझे इसमें से क्या चूज़ करना और क्या छोड़ना है। अच्छा, तो ये जो है ये अब तो बिल्कुल जैसे नींद भी आती होगी, तो एक स्टूडेंट फेस में होता है कि सो के उठ रहे हैं कि कभी एग्जाम ये करना है, कल प्रैक्टिस करना है, कल कोचिंग करना है, ये पढ़ लिया, ये छूट गया। अब तो बिल्कुल सुकून, अब तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल सुकून की नींद आती होगी। आराम से सोना है, खाना है, फ़ोन चलाना है, फिर सो जाना है। ये कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है, कितनी आराम की ज़िंदगी है ना। आराम से सोना है, फिर उठना है, खाना है, मोबाइल चलाना, फिर सो जाना है। लेकिन ऐसी ज़िंदगी जॉब के बाद नहीं रहने वाली है। आप उनसे मिलिए, देखिए कितना मज़ा आता है जॉब के बारे में। उठना है, सोना है, इसके बीच के दिन 7 घंटे की नौकरी भी करनी है। जॉब है तो क्या उस समय भी मज़ा आएगा या बस अभी का मज़ा है? नहीं, बस अभी तो उसके वेट में टाइम तो काटना है ना, तो उसके लिए एक्साइटमेंट काफ़ी दिख रही है चेहरे पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्रभा, ये तो एक हो गई एक फॉर्मल टॉक्स। हमने आपकी बायोग्राफी में जा रहे थे तो एक ऐसा भी सुना था कि पिछला 1 साल का जो आपका स्ट्रगल पीरियड है, उसमें आपने काफ़ी कुछ सफ़र किया है। इसमें ऐसा भी लिखा है कि आपकी तबीयत जो है इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि एक नॉर्मल रूटीन लाइफ भी फॉलो करने में आपको तकलीफ़ हो रही थी। आप एडमिटेड थे काफ़ी महीने आपका ट्रीटमेंट चला है, जिसमें एक नॉर्मली उठना, खाना, बैठना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं था, और अभी भी आप पूरी तरह से रिकवर नहीं किए हैं। शायद इसीलिए आपने अपनी पहली ज्वाइनिंग के लिए आपने देखा है मेडिकल रिपोर्ट लगाई है कि यू आर नॉट सुटेबल टू सिट एंड परफॉर्म योर जॉब। तो इसलिए आपने उसके लिए 1 महीने का एक्सटेंशन लिया था ग्रामीण बैंक में पीओ के लिए। तो ऐसा मतलब तो फिर आप कैसे तैयारी, मतलब आप आउट ऑफ फोकस सेल्फ स्टडी करना ऐसे फेसेस में, या मतलब खुद किताब उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, तो आपने कैसे फोकस किया खुद को, किस तरह फिर आप डिटरमाइंड रहीं? और ऊपर से जब से आपने अपने बायोग्राफी में ये भी मेंशन किया है कि जब के आपकी तबीयत खराब हुई तो उसके जस्ट पहले ही आपका रिजल्ट्स जो आया था, जो आपका 2 नंबर से एक एग्ज़ाम में SBI PO के और IBPS में 0.75 नंबर से आपका रुका था, तो उस समय डिस्ट्रेस होके मन बिखर गया, तैयारी से मुंह बंद हो गया, सब तबीयत खराब होना, क्या ये सब इंटरलिंक्ड समझें या कुछ मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमें। नहीं, इंटरलिंक तो नहीं है, लेकिन जो रिज़ल्ट का फेज़ था कि पहले तो मैंने प्री दिया, फर्स्ट ईयर मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ, सेकेंड ईयर मैंने प्री दिया, मीन्स मेरा क्लियर नहीं हुआ, एंड इस साल मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए। तो ये था कि जब 2-4 नंबर से या 0.75 से 0.25 से नहीं हो रहा था तो हार्ट ब्रेक तो हो रहा था, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा इशू अलग हो गया था, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम में इतने बड़े हेल्थ के इशू को आप थोड़ा सा हेल्थ इशू कहना चाह रही हैं? नहीं, क्या है, बड़ा है लेकिन ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो डेली रूटीन था, मैं खाने पे सोने पे ध्यान थोड़ा कम देती थी, स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहती थी, तो इस वजह से वो और ज़्यादा वर्स हो गया। हम देख सकते हैं दोस्तों, हमारे व्यूअर्स की, हम लोग का एक नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इनके बायोग्राफी पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल उसमें हम लोग परेशान हो, किताब तक उठाने की, लाइन तक पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। और इतनी टफ मेडिकल कंडीशंस में भी घर से पढ़ के, होम स्टडी करके, पता नहीं कैसे इन्होंने इतने टफ बैंकिंग करियर को एक बैक टू बैक सक्सेस किया। किस्मत एक में साथ दे सकती है, एक के बाद एक, 5 में नहीं। तो कहा है ना, इसीलिए हमने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि रजा खुद तुमसे पूछे जो भी है, तो वो चीज़ को सच करके दिखाना एक्चुअल में करिश्मे से कम नहीं है इनके लिए। तो इसीलिए इनकी स्टोरी हमारे लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने बेसिकली ऐसे दौर में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, जो एक्चुअल में एक आम इंसान के लिए, एक आम एस्पिरेंट के लिए भी एक सपने से कम है, जो कि बैक टू बैक 5 सिलेक्शंस लेना। तो आप थोड़ा और अच्छा लाइट डालना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, जो हमारे बैंकिंग करियर्स और करियर्स के लिए हमारे व्यूअर्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा अपने प्लीज़ गाइड करिए कि आपके एफर्ट्स। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको क्या करना है, फिर ऑब्स्टिकल्स क्या आ रही हैं, सिचुएशन क्या है, वो उतना मैटर नहीं करता। आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, दुनिया क्या कहती है आपके बारे में, क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, वो मैटर नहीं करता। आप खुद पे भरोसा रखो, अगर आपको ये है कि आप कर लोगे तो आप कर लोगे, ये चीज़ मैटर करती है बहुत। और आपको अपना पूरा 100% देना होता है। मैंने देखा है कुछ एस्पिरेंट सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, यूट्यूब खोला, क्लास लगा ली, उसी में शाम हो गई, और उनको वो
कंप्लेन करते हैं कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक्चुअल में देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको एफर्ट भी लोगों से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल ही होता, इतना इजी होता सिलेक्शन लेना, तो इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, हर किसी का हो जाता। कुछ शेड्यूल, उनको टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए, शेड्यूल बना के पढ़ना चाहिए, आप ऐसा कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं तो अपना शेड्यूल बना लेती थी। मैं जैसे कि नेक्स्ट डे का शेड्यूल मैं रात को सोने से पहले ही प्रिपेयर कर लेती थी कि मुझे क्या क्या करना है और किस टाइम में करना है। नेक्स्ट डे मैं उसको कोशिश करती थी कि कंप्लीट कर लूँ, और अगर बाई चांस मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाती थी तो उसको मैं नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर देती थी। अच्छा, तो मीन्स हमारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा इनके हिसाब से कि आपको एक प्लान वे में, शेड्यूल्ड वे में बहुत सारा सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ें, स्पेसिफिक टॉपिक्स यू हैव टू स्टिक ऑन, उनको कैप्चर करिए, जो करिए अच्छे से करिए। हम ये भी कर ले, वो भी कवर कर ले, वो भी कर ले, नहीं करना चाहेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और, आपका मैं बायोग्राफी देख रहा था, आप शायद बायो बैकग्राउंड से हैं। और बैंकिंग में जहाँ तक मुझे पता है, मैंने भी अपने सिलेक्शंस के दौर में 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे लेवल की अर्थमेटिक, मैथ एंड रीजनिंग पूछता है। तो बायो बैकग्राउंड से 12th होने के बाद आपको मैथ बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, ये तो काफ़ी मतलब मैं सडनली शॉक्ड था ऐसा देख के। ये काफ़ी व्यूअर्स के लिए शॉकिंग रहेगा हमारे। नहीं, मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि मैथ हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। और 11th में जब मैंने 11th में जब मैंने बायो चूज़ किया था, तो वो भी थोड़ी फैमिली रीजंस की वजह से मैंने बायोलॉजी चूज़ किया था। मैथ्स मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है और मेरी उसमें पकड़ भी अच्छी है, तो मुझे ऐसी कोई ख़ास दिक्कत तो नहीं हुई। तो मतलब कि आप कर सकती हैं, तो किसी भी बैकग्राउंड का बंदा कोई भी सेक्टर चूज करके, चाहे आईएएस से हो, चाहे बैंकिंग हो, कर सकता है, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स हो, किसी बैकग्राउंड से हो। इम्पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। नहीं, ये अगर 100% एफर्ट कर रहा है और अपनी गोल, अपने करियर के साथ अगर वो ऑनेस्ट है, ये नहीं कि पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन खुद को बता रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, घर पे बता रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। आपने बिल्कुल, मैंने ऐसा भी देखा है कि कई एस्पिरेंट्स तैयारी करते करते वो बाकी लोग भीड़ में भटक जाते हैं। जैसे आज शुरू किया उन्होंने आईएएस की तैयारी, फिर लगता है कि नहीं 1-2 साल नहीं हो पा रहा है तो चूज करते हैं, चलो टीचर ही बन जाते हैं, टीचिंग की तैयारी कर देते हैं, फिर नहीं हो पाए तो चलो चेंज कर देते हैं, हम टेक्निकल तैयारी कर लेते हैं, टेक्निकली बन जाते हैं। तो क्या ये सही है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, अगर मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन बी है, अगर आप ये करके चल रहे हो कि ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगी, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं वो नहीं होने वाला है। तो आपके मन में कभी नहीं आया कि सेल्फ डाउट रखा? 1 साल पहले जब आपका फेलियर हुआ तो आपके मन में आया कि चलो आईएएस पीसीएस कर लेते हैं, या चलो टीचिंग में आ जाते हैं, या जो आजकल कॉमन ट्रेंड है कि लड़कियां हैं, चलो टीचिंग उनके लिए अच्छा है, तो आपके लिए नहीं आया कि चलो टीचिंग में आ जाते हैं? घर वालों ने भी तो कहा होगा आपको? नहीं, घर पे ये था और फ्रेंड सर्कल में ये था कि यार पीजी कर लो, टीचर बैकग्राउंड अच्छा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पे, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद से ही मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था कि करना है, और ये भी था कि होना है। बिल्कुल वही बात नहीं होगा, हमारे व्यूअर्स को यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है, आपको फोकस्ड रहना है, कि क्योंकि आपकी जो 1-2 साल की मेहनत है ना, वो कहीं ना कहीं आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो, तो कुछ सीढ़ियाँ आपको और चढ़ना है। किसी नए सीढ़ी को शुरू करने से अच्छा है उसी सीढ़ी पे और मेहनत करके और फोकस रख के चढ़ते रहें। तो आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए थे? मैंने आईबीपीएस आरआरबी के दोनों एग्ज़ाम दिए थे, पीओ एंड क्लर्क। फिर मैंने आईबीपीएस का दिया था, पीओ एंड क्लर्क, और मैंने आरबीआई असिस्टेंट दिया था, और एसबीआई के मैंने दोनों एग्ज़ाम फिल किए थे। तो एसबीआई में सिलेक्शन नहीं हुआ आपका? एसबीआई का मेंस था, तो उस दिन मेरी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा वर्स थी, मेरी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ। मीन्स एसबीआई का प्री आपने क्वालिफाई कर लिया था, मेंस आप अटेम्प्ट ही करने नहीं गए थे, मतलब ज़्यादा मेंटल क्लर्क का जब मेंस था तो मैं अनवेल थी, तो मैं देने नहीं गई थी। एसबीआई पीओ का मैं देने तो गई थी, पर मेरी कंडीशन मेरा साथ नहीं दे रही थी, तो मैंने क्विट कर दिया। ओके। अच्छा, तो फिर अभी आरबीआई, जैसे आपने कहा आरबीआई असिस्टेंट का, तो क्या आरबीआई असिस्टेंट फिर मतलब क्या उसमें क्यों सिलेक्शन नहीं हो गया? कितने नंबर से रुका, कुछ आइडिया है आपको? कल ही स्कोर कार्ड आया आरबीआई असिस्टेंट का, मैंने चेक किया। ओवरऑल तो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर हैं, जो कट ऑफ है उससे ऑलमोस्ट 16 नंबर एवब है, लेकिन जो सेक्शनल कट ऑफ, आपको पता होगी बैंकिंग में सेक्शनल कट ऑफ भी मैटर करता है, तो वो 0.75 0.75 से तो इसे तो हम कोई अनअचीवमेंट नहीं मांगे। 0.75 से आरबीआई असिस्टेंट, खैर उससे अच्छी नौकरी आपके पास है, आप एक ऑफिसर कैडर में ज्वाइन कर रहे हैं ऑलरेडी। 3 प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशंस में, यूआईसी है, आईबीपीएस में। आईबीपीएस से कौन सा बैंक अलॉट हुआ है आपको? सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सीबीआई मतलब कह सकते हैं कि आई एम अ सीबीआई ऑफिसर। हाँ, ओके।
तो ये आपका जो स्ट्रेटजी है ये प्री मेंस वाला, ये भी अलग अलग है या मतलब अच्छा ठीक है, ये प्री मेंस की स्ट्रेटजी जो है आप व्यूअर्स इनसे इनके डिस्क्रिप्शन में आप शेयर क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। ये जॉब के साथ भी शायद आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करती रहेंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके बायोग्राफी मैंने पढ़ा कि आप क्योंकि तैयारी मैं के फेस में भी चाहती हूँ काफ़ी बच्चों को आप गाइडेंस देती रही हैं, तो जॉब के साथ इतनी बिजी तो नहीं हो जाएंगे कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अपसेट नहीं मोमेंट नहीं, देखना क्योंकि पड़े। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया अचीव करने में, तो मैं नहीं चाहती कि जो एस्पिरेंट अभी काम कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं बैंकिंग के लिए, उन्हें भी इतना टाइम लगे। जो भी कमियां हैं, जो भी मैंने गलतियां की हैं, उनसे जो भी सीखा है, मैं वो हमेशा आपको सिखाऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है जिससे आपका जल्दी सिलेक्शन हो। तो ये बिगनर्स और रिपीटर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब जो बिगनर्स अभी आपको देख के कुछ लोग तैयारी की तरफ आना चाह रहे हैं, आप काफ़ी एक फीमेल कैंडिडेट होना और आपका इतनी नॉर्मल बैकग्राउंड से आना, एक विलेज एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आने के बाद विलेज के एक आपका हिस्ट्री मैंने देखा था कि आप गवर्नमेंट स्कूल से पूरा 1 to लेके 12 तक एजुकेशन किया आपने यूपी बोर्ड से। तो इस बैकग्राउंड के साथ और फाइट करके आगे इतनी अच्छी पोजीशन पे आने के बाद आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मतलब एक आप आइडियोलॉजी हैं ऐसी लड़कियों के लिए जो ऐसे माहौल से निकलने के बारे में सोचने तक के लिए उनको रूह कांप जाती है, वो इस तरह आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाती हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं मैसेज यही करना चाहूँगी, उन्हें यही देना चाहूँगी कि आपका जो भी गोल है, जिस भी सेक्टर में है, आप उसके लिए काम करिएगा और खुद पे सेल्फ बिलीव रखिएगा। दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, उसके बारे में बिल्कुल मत फिक्र करिएगा। आप खुद पे भरोसा रखिए और काम करिए, आप ज़रूर उसको अचीव करेंगे। वो ऐसे विलेज बैकग्राउंड से जहाँ उनके फैमिली तक अवेयर नहीं है, सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो फिर वो बच्चे अपने आप कैसे कर ले जाएंगे? मतलब स्ट्रगल्स तो काफ़ी आते हैं, लेकिन कैसे वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं? उनको क्या आजकल करना है? सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर किसी के पास फ़ोन है। आप उसको, मैं देखती हूँ लोग क्या यूट्यूब पे मूवी देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो इस जगह अपना टाइम यूटिलाइज ना करके किसी अच्छी जगह यूटिलाइज करिए, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ओके मीन्स हमारे व्यूअर्स में जो बहुत रिमोट एरिया से लड़कियां, वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको इन्होंने कहा कि ऐसे वो उनके लिए जो मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए रिसोर्सेज कभी आड़े नहीं आता है। तो ग्रामीण समाज में भी, हर ग्राम समाज में मोबाइल्स एंड ये टेलीविजन्स, यूट्यूब्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करके वो अवेयरनेस अपना क्रिएट कर सकती हैं। और आजकल के गार्जियंस भी इतने अवेयर हैं कि क्योंकि जिस गांव से आप निकली हैं, मुझे ये भी आपकी सिस्टर ने बताया कि उस गांव से आपको देख के 8 कैंडिडेट्स जो है लड़कियां हायर एजुकेशन के लिए गार्जियंस मोटिवेट है कि उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। हाँ। और गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स है जिनसे उनको स्कॉलरशिप मिली है और वो अभी अपना ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कर रही हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो कर रही हैं। और शायद उसमें से एक लड़की डिप्लोमा में टॉप भी किया उसने पूरे स्टेट लेवल पे, आपने ऐसा बताया था जी। तो ये काफ़ी एक मोटिवेटिंग एक अचीवमेंट के साथ साथ एक ऐसी फिगर है अपने एरिया में जिनसे बहुत लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ आप ऐसे ही एक इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन पूरी ज़िंदगी बनी रहेंगी और आप अपना जो सोशल कॉज आपने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि आप जॉब के साथ साथ थ्रू आउट द लाइफ ऐसे अंडर प्रिविलेजेस गर्ल्स एंड चाइल्ड्स को हेल्प करती रहेंगी। मैं आशा करता हूँ इस अच्छे काम में हम भी आपका साथ दे पाएँ। ज़रूर। बस एक क्लोजअप लेते हैं। एक एस्पिरेंट्स को कोई मिस्टेक से अवॉइड करना है, ऐसा कुछ आपने कहा था, ऐसा कुछ करना है क्या? देखिए, पहली मिस्टेक तो क्या करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस को साथ लेके नहीं चलते हैं। और जब प्री क्लियर हो जाता है, मेंस के लिए मुश्किल से 10-12 दिन का टाइम मिलता है, उस समय प्रिपरेशन कर पाना मुश्किल है। तो आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ लेके चलनी है, ठीक है? पहला तो ये हो गया। और कुछ लोग क्या करते हैं, मेंस पे ही पूरा फोकस्ड हो जाते हैं, तो उनकी प्री के लिए स्पीड कम हो जाती है। प्री में स्पीड मैटर करता है, तो दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है। और तीसरा सबसे बड़ा मैं आजकल देख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में वो थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं। क्वांट काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पे जा रहा है, रीजनिंग भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जा रही है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट कैंडिडेट क्या कर रहे हैं ना कि वो टफ़ के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, सिर्फ टफ़ प्रिपेयर करके जा रहे हैं, एग्ज़ाम में क्या हो रहा है एकदम से ब्लैंक। तो वो आपको नहीं करना। देखिए, आपको टॉप तो करना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। तो जो आपको आता है उस पर काम करिए। जो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक आपका क्लियर है, तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा टफ है उस पर काम करने का क्या मतलब है? एकदम सेम क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलने वाले नहीं हैं। मेरे ख्याल से जो मेरे एस्पिरेंट्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो तो इसे समझ, मेरे तो दिमाग से काफ़ी ऊपर गए आखिरी की बातें, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा
तो एक ऐसा करते हैं, हमको लगता है कि जल्द ही आपसे अगली मुलाकात जो होगी वो मेरे ख्याल से किसी एक और इससे ऊपर पायदान होगा जिसे आप अचीव करेंगे और हम जल्दी मिलेंगे। तो अगला पायदान क्या आपके हिसाब से आपका सेट किया है? अभी तो मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए टारगेट ओके, किया है। आरबीआई ग्रेड बी, मतलब क्या वो आरबीआई में बाकी से और अच्छी जॉब है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ISPCS ऐसा भी कुछ है आपके टारगेट में, या बस इसी टेक्निकल सेक्टर में आपको रहना है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरक्की से जाएं, अच्छी तरीके से जाएं, बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, और ऐसे ही हम जल्दी दोबारा मिलते हैं ऐसी शख्सियत के साथ। और हमारे व्यूअर्स के लिए हम अगला ऐसा ही एपिसोड आपके लेने वाले हैं जल्द। धन्यवाद।